मैम रिवीजन के लिए काम आएगा ना बाद में। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पर जैसे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है ग्राफिकल मेथड से, तो उसमें एक मैक्सिमाइज या तो यहाँ पर मैक्सिमाइज दिया हो सकता है या फिर यहाँ पर मिनिमाइज भी दिया हो सकता है, वो देखेंगे हम लोग, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ मैक्सिमाइज दिया है, मैक्सिमाइज दिया है इसका मतलब ये है x1 और x2 की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारे पास z की मैक्सिमम वैल्यू आए। तो ऐसा करके मैक्सिमाइज करके जो एक फंक्शन दिया होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है और वो लीनियर होता है। अब इसके साथ साथ, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ हमको और भी कुछ कंडीशंस दी होती है जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। वो सारी कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग को कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब होते हैं हमारी लिमिटेशंस। ये लिमिटेशन, सबसे पहली लिमिटेशन क्या दी हुई है कि जो x1 प्लस 2x2 है, मतलब जब हम लोग x1 को ट्वाइस ऑफ x2 करेंगे तो हमेशा 720 से लेस आना चाहिए, 720 से कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए। 5x1 प्लस 4x2 करेंगे तो वो कभी भी 1800 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। और ये तुम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा एग्जाम में, ये तुम लोग को अपने से नहीं बनाना है, ये सारा क्वेश्चन में दिया होगा क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है, फंक्शन दिया होगा, ये सारे कंस्ट्रेंट्स यस दिए मैम। होंगे। 3x1 प्लस x2 जो है वो हमेशा 900 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर एक और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि x1 और x2 जो है वो हमेशा 0 से बड़े हैं। तो ये 0 से बड़े हैं, ये जो कंडीशन होती है ये नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन होती है। नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन क्या होती है कि ये हमेशा 0 से बड़े हैं या फिर बराबर है, मतलब ये नेगेटिव नहीं होंगे। x1 और x2 जो वेरिएबल है हमारे वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ये जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं ये भी लीनियर में है, मतलब x1 और x2 की जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं प्लस ये सारे लीनियर है। अब जब हम लोग को इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कंस्ट्रेंट्स दी हुई है इस कंस्ट्रेंट्स में हम लोग को लेस देन इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है हर जगह। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इस लेस देन इक्वल्स टू को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है इक्वालिटीज में। हम लोग वो लेस देन इक्वल टू को हटा के सबको इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है सोल्यूशन का कि जितनी भी हमारे पास इनइक्वालिटीज दी हुई है उसको हम लोग को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। तो x1 प्लस 2x2 लेस देन 720 हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 720। 5x1 प्लस 4x2 लेस देन 1800 हो जाएगा, 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 1800। 3x1 प्लस x2 लेस देन 900 हो जाएगा, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 900। और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये जो लेस देन, लेस देन, लेस देन और ये ग्रेटर देन का साइन था, ये जब हम लोग को इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना ही था, तो ये लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब क्या था, ये हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना मैं तब एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या था। ठीक है मैम, मैम इसकी सारी इक्वेशंस अलग अलग, मतलब सारी इक्वेशंस का आंसर अलग अलग आएगा? हाँ हाँ, ये सारी जितनी भी इक्वेशंस है ना, ये सारी इक्वेशंस को तुम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, जैसे तुम लोग ग्राफिकल मेथड किए हो ना फर्स्ट वाले यूनिट में, इक्वेशन से तुम लोग ग्राफ प्लॉट किए हो ना। हेलो। यस मैम। हाँ, तो इसमें भी ना हम लोग को ग्राफ ही प्लॉट करना है। तो यहाँ पर भी सारी इक्वेशंस का अलग अलग वैल्यू आएगा, x1 और x2 की अलग अलग वैल्यू के लिए तुम लोग को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 इक्वेशंस हैं, चारों इक्वेशंस के लिए तुम लोग को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ इक्वेशन है ना, x1 इज इक्वल्स टू 0 और x2 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग को ग्राफ में प्लॉट नहीं करना होता, इसको हम लोग मान लेते हैं एक x एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं x1, और यहाँ पर दूसरी जो y एक्सिस होती है उसको x2 मान लेते हैं। तो x1 इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली लाइन, और x2 इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली लाइन। तो ये दो जो लाइन है ये हम लोग को x1 इज इक्वल्स टू 0 और x2 इज इक्वल्स टू 0 देती है। अब बचा है काम ये ऊपर वाले जो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं इनको प्लॉट करना है। तो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं इक्वेशन x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 720। तो इसका भी तुम लोग का बहुत सिंपल है प्लॉट करना। एक बार क्या करना, एक वेरिएबल को 0 लेना और देखना दूसरी वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है। तो x1 जब अपन 0 ले रहे थे यहाँ पर x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 720 में, जब x1 को 0 ले रहे थे तो x2 की वैल्यू आ रही थी 360। अब एक बार हम लोग x1 को लेंगे 720 और x2 की वैल्यू आएगी 0, मतलब दोनों वेरिएबल को एक एक बार 0 0 पे सेट करना और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो तुम लोग को 2 पॉइंट मिलेगा,
एक मिला पॉइंट 0,360, यहाँ मिला 0,360, और एक दूसरा पॉइंट क्या मिला 720,0, 720,0। तो एक ग्राफ बनाना जिसमें x एक्सिस में लिखना x1 और y एक्सिस में लिखना x2, और फिर ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देना। तो 0,360 कहीं यहाँ पर मिलेगा, 720,0 यहाँ पर मिलेगा। अब ये तो हमने प्लॉट कर दी इक्वालिटी। अब यहाँ पर ये जो लेस देन था ना, ये लेस देन ये कहता है कि जब तुमने लाइन प्लॉट की है, तो ये जो लाइन प्लॉट की है तो वो लेस देन वाला साइन है। लेस देन का मतलब होता है कि वो जो लाइन के नीचे वाला एरिया है ना, ये एरो से दिख रहा है ना, एरो यहाँ पर बना हुआ है, तो ये एरो का मतलब होता है कि वो लाइन के नीचे वाला एरिया को हमको इंक्लूड करना है। और वो जो x1 ग्रेटर देन 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था ना, इसका मतलब ये होता है कि x2 के इस साइड वाला एरिया हम लोग लेंगे और x1 के ऊपर वाला एरिया हम लोग लेंगे, मतलब पॉजिटिव वाला एरिया लेंगे। ये चीज क्लियर है? मैम मेरे को क्या मैम मेरे को प्लॉटिंग तक समझ में आया, फिर ये ग्राफ के नीचे ग्राफ के ऊपर वाला नहीं समझ आया। मतलब ये लेस देन का मतलब क्या होता है ना, कि अगर हम लोग को बाद में एरिया, इसमें बाद में हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा कि कौन सा एरिया हमको काम आएगा। तो वो जो लेस देन का मतलब होता है ना, कि वो लाइन के अगर ऐसे x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा है ना x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 720, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। तो इस लेस देन का मतलब होता है कि हमने जो भी लाइन प्लॉट की है ना इक्वालिटी लेके, लेस का मतलब होता है कि उस लाइन के नीचे वाला एरिया हम लोग लेंगे। अगर वो ग्रेटर होता है उसका मतलब होता है कि उस लाइन के ऊपर वाला एरिया हम लोग लेंगे। ठीक है, मतलब उस लाइन के पॉजिटिव वाला एरिया लेंगे। ये हमारा पॉजिटिव, जब नीचे जाएंगे ना उस लाइन के, तो ये लाइन का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये नेगेटिव साइड होता है, लाइन के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन का नीचे वाला पार्ट है ना वो इंक्लूड करेंगे हम लोग। यस मैम। मैम लेकिन नीचे वाले एरिया का तो निकाल लेंगे, एरिया मेरे को समझ में आ गया, ट्रायंगल। मैम ऊपर का कैसे निकालेंगे? अभी एरिया नहीं निकालना है, अभी मैं बस बता रही हूँ कि वो नीचे वाला एरिया चाहिए Okay. रहेगा अपन को। ठीक है, नीचे Yes, ma'am. वो लाइन के नीचे वाला एरिया चाहिए रहेगा। अब अपन को दूसरा लाइन प्लॉट करना है। दूसरा लाइन क्या है हमारे पास, 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 1800। तो इसको हमने कन्वर्ट किया 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 1800 में। तो इसके लिए फिर से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। x1 को एक बार 0 लेना और देखना कि x2 की क्या वैल्यू आ रही है, फिर एक बार x2 को 0 लेना और x1 की क्या वैल्यू आ रही है ये देखेंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो फिर से हम लोग को दो पॉइंट मिले, एक मिला c 0,450 और एक मिला d 360,0। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग सेम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सेम ग्राफ में ये c 0,450 यहाँ मिल रहा है और d 360,0 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, जिसको मैंने ग्रीन वाले एरो से डिनोट किया है। ठीक है, Yes, हेलो। ma'am. फिर वो लाइन बना लेंगे, ग्रीन वाली जो लाइन है वो बना ली है हमने। अब फिर इसमें लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन था, तो पहले मैंने देखो यहाँ पर जो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया है, जो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया है ना, वो कौन सा रीजन शो कर रहा है, जो x1 प्लस 2x2 लेस देन 720 के अंदर इंक्लूड हो रहा है। फिर यहाँ पर मैंने एक लाइट ब्लू कलर से एरिया शो किया है, तो जो लाइट ब्लू कलर से जिगजैग वाला एरिया है वो कौन सा रीजन को शो कर रहा है, जो हमारा 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 1800 के अंदर आ रहा है। क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू 1800 है, तो ये जो लाइन है ना, एक्चुअली ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये लाइन हमारी क्या शो कर रही है, 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 1800। तो जो इज इक्वल्स टू 1800 है तो मतलब लाइन, अब अगर वो लेस देन होगा तो मतलब लाइन के नीचे वाला एरिया, लाइन के नीचे वाला एरिया पर x1 से ऊपर और x2 से इस साइड वाला एरिया, क्योंकि हमारा x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और x2 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो x1 और x2 ग्रेटर देन 0 कब होता है, x1 ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब वो राइट साइड होता है, और x2 ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब वो अपर साइड होता है कि नहीं? देखो ये ग्राफ होता है, तो इसमें x1 होता है यहाँ पर और ये x2 होता है। जो x2 का जो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पर जो y एक्सिस होता है ये पॉजिटिव होता है ऊपर वाले में, है ना? Yes, ma'am.
और जो x1 होता है, मतलब x एक्सिस जो होता है, x एक्सिस कहाँ पर 0 से ग्रेटर होता है, ये वाले जगह में। तो हम लोग को दोनों का कॉमन पार्ट लेना है जो ग्रेटर देन 0 हो। तो हम लोग इसलिए ना ये वाला पार्ट लेते हैं, मतलब x1 के ऊपर वाला और x2 के राइट साइड वाला। तो इस वजह से हम लोग इस ग्राफ को नीचे नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इस बीच में इंक्लूड कर रहे हैं। अब ऐसे कर करके हम लोग ना क्या करेंगे, चारों या तीनों लाइंस को प्लॉट करेंगे। तीनों लाइंस को प्लॉट करने के बाद तुम लोग देखते जा रहे हो ना कि यहाँ पर कुछ एक कॉमन एरिया बनते जा रहा है जो सब में आ रहा है। ये देख रहे हो ना, ये यस मैम। कॉमन, वो कॉमन एरिया हम लोग को फिर नोटिस करना है कि जब हमने सारी लाइंस को प्लॉट कर लिया और सबके रीजन देख लिए, तो सारे जो ऐसा कौन सा रीजन है जो सबके में कॉमन आ रहा है। फिर हमने क्या किया, जो तीसरी वाली लाइन थी 3x1 plus x2 is equals to 900, उसमें भी हमने वैसे ही किया। एक बार x1 को 0 लिया, x2 की वैल्यू निकाली है, x1 is equals to 0 किया तो x2 की वैल्यू आई 900। फिर हमने पुट किया x2 is equals to 0, तो यहाँ x2 को 0 रखा तो x1 की वैल्यू आ गई 300। तो फिर से हम लोग को क्या हुआ, दो पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट मिला e is equals to 0,900, f is equals to 300,0। फिर इसके लिए हम लोग ने वापस से एक लाइन ड्रॉ कर ली। वो लाइन को मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर से शो किया है, दिख रहा है ब्राउन कलर से लाइन। यस मैम। अब जब हम लोग को इंक्लूड करना होगा ना एरिया, तो फिर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को क्या मान रहे हैं, x1 is equals to 0 और x2 is equals to 0। अब वो एरिया हमको देखना है जो इन तीनों लाइन में कॉमन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तीनों लाइन का कॉमन है, मतलब जो तीनों लाइन के अंडर इंक्लूड हो रहा है। हम लोग इसके ऊपर जा नहीं सकते, पर्पल वाली लाइन के ऊपर, पर्पल वाली लाइन के नीचे ही रहना है, प्लस ग्रीन लाइन के नीचे रहना है, प्लस ब्राउन वाली लाइन के नीचे रहना है, ब्राउन वाली लाइन से भी ऊपर नहीं जा सकते। तो वो जो एरिया था जो सब में कॉमन आ रहा था, वो ये वाला एरिया था। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। तो यहाँ पर ये हम लोग को एक पी पॉइंट मिला। ये जो पी पॉइंट था ये इंटरसेक्शन था ऑफ द लाइंस ग्रीन एंड पर्पल। ग्रीन और पर्पल का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हम लोग को पी। उसी तरीके से हमें एक क्यू पॉइंट मिला। वो क्यू पॉइंट जो था वो इंटरसेक्शन था ऑफ द लाइंस ब्राउन एंड ग्रीन। जब हमने ब्राउन लाइन ड्रॉ करी और ये ग्रीन लाइन ड्रॉ करी तो उनके बीच का एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिला क्यू। और जो शेडेड रीजन है यहाँ पर, ये शेडेड रीजन क्या शो कर रहा है, शेडेड रीजन जो है वो रीजन कॉमन है टू ऑल द लाइंस एंड इज कॉल्ड द फीजिएबल रीजन। तो जो ऐसा रीजन है जो सब में कॉमन आता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं फीजिएबल रीजन। अब हमारा काम क्या है कि ये जो पॉइंट P है और इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अब जैसे तुम लोग को ये पता है कि जो पॉइंट P है वो ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन की इक्वेशन क्या है, ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन की इक्वेशन है x1 plus 2x2 is equals to 720 और 5x1 plus 4x2 is equals to 1800। और ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है P पे। तो इसका P का तुम लोग को वैल्यू निकालना है, मतलब ये एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। और इस यूनिक सोल्यूशन के लिए अपन ग्राफिकल मेथड में किए हैं फर्स्ट यूनिट में कि इनको x1 और x2 के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पॉइंट P पता चल जाएगा, 120,300 आएगा। इसको तुम लोग ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिससे भी सॉल्व करना चाहो उससे कर सकते हो। तो सॉल्व करने से तुम लोग को x1 और x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 120 और 300। तो जो x1 और x2 की वैल्यू मिलेगी वो तुम्हारा पॉइंट P का वैल्यू होगा। ये क्लियर है? उमंग, हाँ मैम। क्लियर है? हाँ मैम। अब वैसे ही क्या करना, जैसे पॉइंट P का इंटरसेक्शन निकाले है इंटरसेक्शन पॉइंट, वैसे ही पॉइंट Q का भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो Q जो है वो किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है, ब्राउन लाइन का और ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन है। तो ब्राउन लाइन जो है उसका इक्वेशन है 5x1 plus 4x2 is equals to 1800। और जो नेक्स्ट कौन सी लाइन है, ग्रीन लाइन, ब्राउन और ग्रीन। तो ग्रीन लाइन की इक्वेशन है 3x1 plus x2 is equals to 900। अब ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे
तो हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी 1800/7, 900/7। और हमारा जो रीजन आ गया ना, वो ये रीजन आ गया, AOFQP। ये रीजन आ गया हमारे पास। मतलब हमको जो भी चेक करना है ना, इस रीजन के अंदर चेक करना है कि हमको उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है। तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, हमको उस फंक्शन को सिर्फ इसी रीजन में देखना है। तो इस रीजन में हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, A0, P, Q और F। अब ये सारे पॉइंट्स जो हमको मिल गए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स के पास एक x1 है और एक x2 है। इस P के पास में भी एक x1 है, एक x2 है, Q के पास भी x1 x2, F के पास भी x1 x2, और ये जो O है हमारा ओरिजिन, उसका तो 0 0 होता है ना। तो ये भी हमारे पास एक x1 और x2 का पॉइंट आ गया। अब ये सारे जो x1 और x2 के पॉइंट हमको मिले हैं, सारे के, किसके, O के, F के, Q के, P के, A के, वो x1 और x2 के पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे फंक्शन में डाल के देखेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या था, z इज इक्वल्स टू 80x1 प्लस 100x2। तो हम लोग एक बार वर्टेक्स लेते जाएंगे सारे। 0 0 का कोऑर्डिनेट है 0 0, उसको हम लोग z में पुट करेंगे और देख रहे हैं कि z की वैल्यू क्या आ रही है, 0। फिर हम लोग f का कोऑर्डिनेट लेंगे 300, 0, फिर उसको पुट करेंगे और देखेंगे कि z की वैल्यू क्या आ रही है। फिर q की वैल्यू डालेंगे, फिर p की, फिर a की, और ऐसे करके सबके लिए हम लोग z की वैल्यू चेक करेंगे। तो जिसके लिए भी z की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही होगी, तो सबसे ज्यादा किसके लिए आ रही है, p के लिए सबसे ज्यादा आ रही है z की वैल्यू 39,600। तो ये जो होगा, ये हमारा सोल्यूशन होगा। मतलब जो हमारा z की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, वो हमको कहाँ पर मिल रही है, 120,300 पे, 120,300 पे मिल रही है। और जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, वो हमको कब मिलेगा, जब हमारा x1 120 के इक्वल हो और x2 300 के इक्वल हो, और जो हमारी z की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 39,600। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर था। अब एक एग्जाम्पल अपन खुद से सुनो। मैम इतना लंबा एक क्वेश्चन, हाँ, ऐसा ही आएगा मैम तुम लोग। कितने नंबर का आएगा? तुम लोग का एक यूनिट का कितना, 5 नंबर का आता है ना। 5 का आता है कि 15 का आता है? चलो अब मैं जो क्वेश्चन लिख रही हूँ वो पढ़ना, और मीटिंग एंड हो जाएगी तो वापस ज्वाइन करो। यस मैम। चलो मैं जो अभी क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, ये क्वेश्चन तुम लोग सब लोग करो साथ ही साथ मेरे, तुम लोग को समझ में आते जाएगा फिर। ठीक है ना। A furniture merchant can invest rupees 5,000 in his shop. In the shop, there is a place to put 60 articles. He gets a table for rupees 250 and a chair for rupees 50. The profit he gets on table is rupees 50 and on chair is rupees 15. For maximum profit, how many tables and chairs
should be purchased also calculate maximum profit. Also calculate maximum profit. तो यहाँ पर क्या है ना, तुम लोग को पूरा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से तुम लोग को क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना कि उसको कितने टेबल्स और चेयर्स परचेज करने चाहिए, तो जो टेबल्स का नंबर है वो हम लोग डिनोट करेंगे x1 से, नंबर ऑफ चेयर्स का जो नंबर ऑफ चेयर्स को हम लोग डिनोट करेंगे वेरिएबल x2 से। तो हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट को हम लोग को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने ये दिया है कि एक शॉप है जिसमें जो टोटल आर्टिकल्स हम लोग कितने लगा सकते हैं, 60 आर्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ टेबल और चेयर्स दोनों को मिला के x1 प्लस x2 जो है वो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 60 से कम होना चाहिए या तो 60 के बराबर होना चाहिए। तो टेबल प्लस चेयर लेस देन इज इक्वल्स टू 60 होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? यस मैम। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि he gets a table for rupees 250 and a chair for rupees 50. The profit he gets on the table is rupees 50 and on chair is rupees 15. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसने एक टेबल लाया 250 रुपए में और उसने चेयर लाया 50 रुपए में, और एक फर्नीचर मर्चेंट है वो सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है अपनी शॉप में। मतलब 250 वो इन्वेस्ट कर सकता है टेबल्स के लिए और वो 50 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है चेयर्स के लिए, और उसका जो टोटल बजट है वो 5,000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब जब वो 250 इंटू x1 कर रहा है प्लस 50 इंटू x2 कर रहा है तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5,000 ना, क्योंकि उसके पास टोटल इतना ही पैसा है। वो जो पैसा लगा रहा है वो सिर्फ टेबल और चेयर पे लगा रहा है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आ गया टेबल का, 250 इंटू x1 करेगा तो टेबल का कॉस्ट आ गया, 50 इंटू x2 कर दिया तो चेयर का कॉस्ट आ गया। तो टोटल कॉस्ट जो है उसका 5,000 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया? फिर the profit Yes, he ma'am. gets on the table is rupees 50 and on the chair is rupees 50. तो एक टेबल पे उसका प्रॉफिट हो रहा है, एक टेबल के लिए उसका प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए, तो x1 टेबल के लिए उसका प्रॉफिट होना चाहिए 50, और उसका प्रॉफिट चेयर में हो रहा है 15 रुपीज। मतलब x2 चेयर अगर उसके पास है तो उसमें उसका टोटल प्रॉफिट हो रहा है 15, और हम लोग को प्रॉफिट को ही मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट को ही मैक्सिमम करना है मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ये टोटल प्रॉफिट हो गया और इस टोटल प्रॉफिट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं z से, तो इसको हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और ये जो ऊपर में जो दो दिया हुआ था ये हमारे कंस्ट्रेंट्स थे। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस, कि हमारे पास टेबल और चेयर जो है टोटल 60 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 5,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो ये कंस्ट्रेंट आ गया। अब इसी चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। और एक और चीज जो होती है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, वो हम लोग को खुद से लगानी पड़ती है कि x1 जो होंगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और x2 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और ये तो होगा भी क्योंकि नंबर ऑफ चेयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, नंबर ऑफ टेबल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। नंबर ऑफ टेबल या तो होगा, और अगर होगा तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। नंबर ऑफ चेयर होगा तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। नेगेटिव में तो कभी भी नंबर ऑफ टेबल्स या चेयर्स जा नहीं सकते। तो ये अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई जिसके लिए हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम लोग को क्या क्या करना है, सबसे पहले तो तुम लोग को जो x1 मैम प्लस जैसे x, लास्ट वाला अपन अज्यूम ना, लास्ट वाला अज्यूम किए ना हम। हाँ ये हमेशा ही होगा, ये ऑलवेज होगा ट्रू। ये मतलब हमेशा यस तुम लोग को लगाना ही पड़ेगा। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम लोग ये एक्सिस बनाते हैं ग्राफ वाला, तो इसमें हम लोग एक एक्सिस को मानते हैं x1 और दूसरे एक्सिस को मानते हैं x2। हम लोग जो भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं ना, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x1 भी हमारा 0 से ग्रेटर है और x2 भी हमारा 0 से ग्रेटर है। तो क्योंकि ये एक्चुअली हमको शो क्या कर रहा है कि हम लोग जो भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं,
तो x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बताता है हमारा ये दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट है हमारा, प्लस प्लस वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमको खुद से ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में हर वक्त। अब तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर, ये जो पहली जो इनइक्वालिटीज दी हुई है ये सारी इनइक्वालिटीज को सबसे पहले इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर लो। x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 60, फिर 250 x1 प्लस 50 x2 इज इक्वल्स टू 5000। अब तुमको क्या करना है, यही दोनों लाइंस को प्लॉट करना है। x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 60 और 250 x1 प्लस 50 x2 इज इक्वल्स टू 5000। तो सबसे पहली लाइन प्लॉट करने के लिए क्या करना, एक बार x1 को जब तुम 0 लोगे तो x2 की वैल्यू आएगी 60, और एक बार जब तुम x1 को 60 लोगे तो x2 की वैल्यू आएगी तुम्हारी 0। तो एक तो तुमको मिल गया 0,60, तो यहाँ पर कहीं पर तुम्हारा 0,60 आएगा। ये मान लो ये लाइन है तुम्हारी, तो ये हो गया तुम्हारा 0,60 और ये हो गया तुम्हारा 60,0। ये एक लाइन प्लॉट हो गई। अब वैसे ही तुम दूसरी लाइन प्लॉट करना, दूसरी लाइन प्लॉट करने के लिए भी वैसे ही करना। जब एक बार तुम x1 को 0 ले रहे हो तो देखो x2 की क्या वैल्यू आ रही है। x1 को 0 लेने पे मेरे ख्याल से 100 आ रही है। जब x1 को 0 ले रहे हैं तो x2 100 आ रहा है, और एक बार जब हम लोग x1 को शायद हम लोग 20 ले रहे हैं तो हमारा x2 जो है वो 0 आ रहा है। तो तो ये हमको फिर से 2 पॉइंट्स मिल गए, एक x1 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू 100। फिर हमको इसके लिए लाइन प्लॉट करनी है। इसके लिए हम लोग लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, मैम कॉन्स्टेंट ये जो मैं ग्रीन वाली लाइन बना रही हूँ ना, ये ग्रीन वाली लाइन इसके लिए है। तो ये जो लाइन है ये हमारी शो कर रही है क्या, 20,0, और ये यहाँ वाला जो पॉइंट है ये हमको शो कर रहा है 0,100। इतना क्लियर है। अब इसमें हमारी जो थी वो लेस देन इक्वल्स टू वाली कंडीशन थी। लेस देन इक्वल्स टू वाली कंडीशन है मतलब जो ग्रीन लाइन के नीचे वाला एरिया है वो हमको इंक्लूड करना है, और हमारे